तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है इनकम टैक्स का कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है समझ लें। एसेट्स को बेचने से जो आपको फायदा होगा उसे कैपिटल गेन कहते हैं। वो इस हेड में आता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अलग से हेड है, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए अलग से हेड है। ऐसे एसेट्स को बेचने से जो फायदा होता है उस पर जो फायदा है उसके लिए अलग से हेड है। तो लिखा अकॉर्डिंग टू अफोरसेड डेफिनेशन एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट कैपिटल गेन ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जब वो कैपिटल गेन में होगा? देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ एसेट, यानी एसेट एक जने से दूसरे जने के पास जानी चाहिए। ट्रांसफर्ड एसेट इज ए कैपिटल एसेट। अच्छा, हर एसेट पे कैपिटल गेन नहीं होता है। वो जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में जिनको एसेट माना गया है उन्हीं पे कैपिटल गेन होगा। जैसे पर्सनल यूज मूवेबल एसेट, पर्सनल यूज्ड मूवेबल एसेट, इस पे कैपिटल गेन कंसीडर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपकी पर्सनल यूज एक्टिवा है और वो मूवेबल है। मूवेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उसको अगर आप बेचते तो उस पर कैपिटल गेन कंसीडर नहीं होता। ठीक है। और पर्सनल यूज इमूवेबल एसेट, जैसे आपने अपना फर्नीचर बेचा, उस पर कैपिटल गेन कंसीडर होगा। पर्सनल यूज मूवेबल एसेट पे टैक्सेबल कैपिटल गेन नहीं है, पर इमूवेबल पे है, हाउस पे है। फर्नीचर मूवेबल हो गया तो फर्नीचर पे नहीं है। हाउस इमूवेबल हो गया, लैंड इमूवेबल हो गई, तो इन पे जो है टैक्स वो लगेगा। पर्सनल यूज मूवेबल एसेट पे टैक्स नहीं लगता एक्सेप्ट ज्वेलरी। ज्वेलरी पे लगता है, ध्यान रखना। तो इसलिए एसेट की डेफिनेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसफर हैज बीन इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, जैसे अभी आपका 19-20 चल रहा है, तो 19-20 में आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए और उस पर प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। और ये प्रॉफिट और गेन जो है टैक्स से एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हैं तो ही उस पर कैपिटल गेन जो है वो आपका एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होगा। सर, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट क्या होता है? तो सेक्शन 214 इसके लिए क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, हेल्ड बाय एसएससी, वेदर यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और पर्सनल पर्पस, दोनों को लेना है। चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे पर्सनल यूज हो चाहे बिजनेस का यूज हो, सभी को लेना है। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एसेट आर नॉट डीम्ड टू बी कैपिटल एसेट। लेकिन कुछ को नहीं माना। जैसे स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक तो गुड्स अगर आप बेच रहे हो वो तो बिजनेस में टैक्सेबल होता है, यहाँ कैसे हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर डोमेस्टिक यूज, इस पे मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ये देखो, इट इंक्लूड फर्नीचर, कार, स्कूटर, टेलीविजन, कूलर, ये पर्सनल यूज मूवेबल एसेट है, इन पे टैक्स नहीं लगता। बट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। ज्वेलरी पे मैंने कहा था एक्सेप्शन है। ऑर्नामेंट्स और गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, ये एक्सेप्शन है। प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन वगैरह, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन की चीजें, कोई ड्राइंग हो, पिकासो की पेंटिंग पड़ी है आपके पास, कोई स्कल्पचर हो या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये प्रीशियस चीजें हैं। ये पर्सनल यूज है, मूवेबल है, लेकिन इनको बेचने पर आपका टैक्स लगेगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं जिनको ध्यान रखना है। अदरवाइज पर्सनल यूज मूवेबल एसेट और स्टॉक पे आपका टैक्स जो है वो नहीं लगता है, ये बात याद रखनी है। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, अब रूरल एरिया की डेफिनेशन होगी वो भी देखनी पड़ेगी। तो रूरल एरिया में अगर कोई आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आपने बेचा, तो लिखा है कि बाय द टर्म एग्रीकल्चर लैंड ऑफ रूरल एरिया बाय वी मीन सच एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट लोकेटेड इन अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया में नहीं है वो रूरल एरिया में है। तो सर ये तो डेफिनेशन समझ में नहीं आई। तो कुछ चीजें हैं। द लैंड इज सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपालिटी और ए कंटोनमेंट बोर्ड विच इज ए पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000, 10,000 से कम ना हो। तो लिखा फॉर दिस पर्पज एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन मीन्स, अर्बन का क्या मतलब है? जहां 10,000 से कम की पॉपुलेशन ना हो। यानी 10,000 से कम होगी तो फिर वो आपका आ जाएगा रूरल में, 10,000 से ज्यादा होगी तो फिर वो अर्बन एरिया माना जाएगा। ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। आपका वो शहर तो जयपुर ही है और तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने 10,000 की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कर दिया। सही है। और ऐसे ही डिस्टेंस का भी है। इफ द पॉपुलेशन द लैंड इज सिचुएटेड विद इन द फॉलोइंग डिस्टेंस मेजर्ड, तो ये कुछ डिस्टेंस की भी यहाँ बातें आएंगी। लिखा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू द अफॉरसेड क्लास ए एक्सीड 10,000, की 10,000 से ज्यादा हो बट डज नॉट एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा नहीं हो, देन द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन 2 किलोमीटर, उसके 2 किलोमीटर की जो रेंज में आएंगे ना, उनको फिर आपको लेना है। तो इसमें बहुत ज्यादा गहराई में मत जाओ, इतनी गहराई में आप उलझ जाओगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, जैसे 6.5% गोल्ड बॉन्ड अगर आपने खरीद रखे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई स्पेशल बियरर बॉन्ड है उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
कोई गोल्ड बॉन्ड वगैरह जो है 1999 की स्कीम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हाँ भाई इन पे टैक्स नहीं लगता है। कुछ एसेट को बाय डिफॉल्ट कैपिटल एसेट माना गया, डीम्ड, डीम्ड यानी मानना। द फॉलोइंग एसेट्स आर ईदर कैपिटल एसेट और दे हैव बीन डीम्ड टू बी कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट उनमें उस पर टैक्स लगेगा, जैसे एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन अर्बन लैंड, अर्बन एरिया में है। कोई अदर लैंड या बिल्डिंग वगैरह वो भी लेनी है। बिजनेस यूज की कोई फिक्स एसेट है लेनी है। शेयर या सिक्योरिटी लेना है। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम लेना है। इंटेंजिबल एसेट भी लेनी है, गुडविल ऑफ द ट्रेड लेना है। राइट शेयर लेना है। अगर आपने पार्टनर का जो हिस्सा है फर्म का वो बेच दिया किसी को, या लीजिंग राइट ऑफ माइन है ये लेना है। ये कोई डीम्ड एसेट है। कोई लाइसेंस आपके पास है, कोई रॉयल्टी परमिट है, कोई टेनेंसी राइट है यानी किराएदारी हक आपके पास, कोई ट्रेडमार्क है, कोई ब्रांड नेम है, ये सब जो है वो आपको लेने हैं। अब देखो इसमें मैं आपको बता दूं काइंड ऑफ कैपिटल एसेट जो है उसके कितने टाइप हैं। काइंड ऑफ कैपिटल एसेट दो टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो 36 महीने तक आपके पास रही हो, नॉट मोर देन 36। ठीक है, वैसे कुछ एसेट्स की कंडीशन में ये 12 महीने का भी है, जैसे कोई शेयर्स या इक्विटी लिस्टेड शेयर्स हैं, इनके लिए ये 12 महीने का भी हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली ये 36 महीने रहता है। 36 महीने तक कोई एसेट आपके पास रही हो, उसको आपने बेचा हो, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और 36 महीने से ज्यादा, मोर देन 36 मंथ हो जाती है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाती है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है सर ये ट्रांसफर क्या होता है, मतलब बेचना किसको कहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बेचने की डेफिनेशन बहुत बड़ी रखी है। अपन केवल बेचने को पे ही कैपिटल एसेट नहीं, ट्रांसफर वर्ड उन्होंने यूज किया। ट्रांसफर का मतलब आप कोई सेल करें वो ट्रांसफर है, एक्सचेंज करें, है ना, इसको लेना है। आप अपना कोई राइट किसी पे छोड़ रहे हैं, या गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली आपकी लैंड को एक्वायर कर लिया है, या किसी एसेट को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर लें। तो काफी सारी चीजें, काफी बड़ी डेफिनेशन। देखो ट्रांसफर के कोई 12 तरीके इन्होंने दे रखे हैं, पर आपको भी बस मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये चीजें इस तरीके की हैं, ओवरऑल चीजें यही रहेंगी, पर एक्सेप्शन में कुछ एक चीजें आ सकती है, पर ओवरऑल चीजें जो है वो ये रहेंगी कि ये क्या है। आगे सर ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है भाई। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल में से खर्चे लेस कर दो। तो सबसे पहले आप लेंगे सेलिंग प्राइस जो भी है वो ले लो। उसको बेचने में कोई खर्चे हुए हैं जिनको कहते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस से लेस कर दो, तो ये कहलाता है नेट सेल कंसिडरेशन। सेल में से सेलिंग के खर्चे लेस कर दो, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। अब एसेट कितने की खरीदी थी सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, या कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट क्या होता है, मान लो किसी मकान में पहले 4 कमरे थे और आपने 2 कमरे और बना दिए, तो जो 2 कमरे आपने एक्स्ट्रा बनाए उसके जो खर्चे लगे ना, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाता है। तो इस तरह से खरीदने के खर्चे, जैसे मैं आपको बताऊं, इसको अपन एक इमेजिनरी फिगर से देखते हैं। इमेजिनरी फिगर अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एसेट जो है वो आपने 5,10,000 में बेची, तो सेल हो गई 5,10,000, बेचने के खर्चे हो गए 10,000, तो इसका मतलब नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया, 5,00,000। अब 5,00,000 नेट सेल कंसिडरेशन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पीछे जाना नहीं पड़े। अब उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के खरीदने के खर्चे कितने थे, क्या सर 2,00,000, और इंप्रूवमेंट के खर्चे कितने थे, क्या जी सर 1,00,000 हमने 2 रूम और बनवाए, तो टोटल खर्चे अपने कितने हो गए 3,00,000 के। तो 5 में से 3 गए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 2,00,000 का आपका कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका होता है। इसमें आगे चलते हैं कि सर कोई एग्जाम्पशन आ जाए, गवर्नमेंट एग्जाम कर देती है कि कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54B D G GA अगर कोई भी होगा वो लेस हो जाएगा। मान लो 50,000 का एग्जाम्पशन है, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि इन सेक्शन में आपको 50,000 रुपए का एग्जाम्पशन मिल रहा है, तो वो लेस कर देना, रिमेनिंग 1,50,000 रुपए आपका कैपिटल गेन कहलाएगा, जिसपे कि आपका टैक्स लगेगा। ये कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ध्यान कर लो, चीजों को समझ लो कि ये 5,00,000 की 10,000 में एसेट बेची, 10,000 का खर्चा हो गया, 5,00,000 नेट सेल कंसिडरेशन है, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट,
लेस कर दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से आपका एग्जम्पशन लेस कर दिया तो टैक्सेबल कैपिटल गेन निकल गया। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सेम उसी तरीके से है कि पहले सेलिंग प्राइस लेनी है, फिर ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करने हैं तो नेट सेल कंसिडरेशन निकलेगा। अब के पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ना, अब के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। अब ये इंडेक्स्ड वर्ड क्या है उसको अपन को समझने की जरूरत है। तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो कि हमने 36 महीने से ज्यादा कोई एसेट अपने पास रखी है, उसको हम बेचते हैं, उस पर जो गेन होता है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो यहाँ सीधा कॉस्ट नहीं लिख सकते, कॉस्ट को इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। इंडेक्सिंग वही जो इंडेक्स नंबर का आपने चैप्टर पढ़ा था। और जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो उस एसेट की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई आपने इसको खरीदा था 10 साल पहले 10 लाख की, आज वो 10 लाख की थोड़ी है, तो आज की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो आज की वैल्यू निकालने के प्रोसेस को इंडेक्स कहते हैं। ऐसे आपने इंप्रूवमेंट कराया था 5 साल पहले, तो इंप्रूवमेंट 5 साल पहले 1 लाख रुपए का कराया था, है ना, तो वो आज 1 लाख रुपए का थोड़ा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उनको लेस करना है, देन आपका निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और देन इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो भी एग्जाम्पशन आपको 54 बी डी ई सी ई 54 एफ जी जी ए 54 जी बी, इन सब के एग्जाम्पशन जो भी मिलेंगे लेस कर देना, और इससे आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ जो नई चीज आई है उसको ध्यान रख लो, केवल एक ही नई चीज आई है कि यहाँ ये जो दो वर्ड है ना ये इंडेक्स्ड हैं, जो कि पहले नॉर्मल थे, इस बार ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है वो मैं आगे बताऊंगा, पर ये बात ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें इंडेक्स कॉस्ट ली जाती है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। एक आपका वर्ड आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू भी कौन सी लोगे, कब लोगे, उन सब के भी रूल हैं। ऐसे आप गवर्नमेंट को बता दो गवर्नमेंट सेल वैल्यू मान लेगी, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें इसके रूल्स हैं जो टाइम टू टाइम काम आएंगे। ये देखो ये बता रखा है कि अगर कैसे बेचो तो सेल वैल्यू क्या मानोगे। सर अगर हमने सेल बेची है, किसी भी एसेट को बेचा तो उसकी सेल प्राइस। सर अगर हमने एक्सचेंज किया तो क्या लेंगे, एक्सचेंज किया तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट होगी, जो रिसीव्ड एसेट होगी, उसको सेल वैल्यू माना जाएगा। सर गवर्नमेंट ने हमको कंपलसरी एक्वायर कर लिया हमारी एसेट को, तो सेल वैल्यू क्या मानेंगे, क्या कैश रिसीव्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। इफ एसेट इज रिसीव्ड, इफ बोथ आर रिसीव्ड देन एग्रीगेट ऑफ बोथ, यानी दोनों को जोड़ दिया जाएगा। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट है ना, आपकी 50 लाख की जमीन ली, उसके बदले में 40 लाख की तो एक कैश दे दिया, और बाकी के 40 लाख के लिए एक प्रॉपर्टी दूसरी दे दी, तो दोनों को जोड़कर निकाला जाएगा। यदि कन्वर्जन हो तो क्या होगा। तो अलग अलग कंडीशन है, देखो 9 कंडीशन दिए हैं कि सेल वैल्यू क्या क्या लिया जाएगा। तो इसमें अपन टाइम टू टाइम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसको चेक करेंगे कि इसे कैसे करना है। सर मशीन जो भी एसेट बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे, उसके लिए भी रूल है। कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या, इफ द एसेसी हिमसेल्फ हैज परचेज एनी एसेट देन द परचेज प्राइस इज डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एसेट, कि जो परचेज प्राइस है वो तो लेनी है, बट फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर आल्सो इंक्लूडेड, इनको भी लेना है। कौन कौन से खर्चे, सर कोई ब्रोकरेज स्टाम्प ड्यूटी और एडवोकेट फीस थी वो जोड़ देना, कोई इंस्टॉलेशन ऑफ के खर्चे हैं वो जोड़ देना, और एसेट को खरीदने के लिए कोई लोन वगैरह लिया हो उसका इंटरेस्ट हो वो भी ऐड कर देना। वो सब मिलके क्या बन जाएंगे, आपकी एसेट की कॉस्ट बनेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एसेट जो है वो आपने खरीदी है 1 लाख की, उसमें ब्रोकरेज लग गए, उसमें स्टाम्प ड्यूटी लग गई, और भी उसमें इंटरेस्ट वगैरह के 5,000 खर्चे लग गए, तो कुल मिला के वो एसेट जो है वो आपकी 1,10,000 कहलाएगी। ये मशीन एसेट की कॉस्ट कहलाएगी। तो कॉस्ट निकालनी भी इसके अंदर आपको आनी चाहिए। सर ये तो सब आगे देखें, आगे लिखा है एक वर्ड आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4/2001। कभी कभी कोई एसेट है ना आपकी बहुत ही पुरानी हो जाएगी, 20 साल से ही पुरानी, 1/4/2001 से ही पुरानी, तो उस कंडीशन में आपको जो रूल लेना पड़ेगा कि अगर 1/4/2001 से पहले है तो दोनों में से जो ज्यादा हो, यानी मार्केट वैल्यू 2001 की आपको दे रखी होगी और यह मशीन की कॉस्ट, आपको लेना पड़ेगा विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी एसेट को आपने खरीदा था, ये खरीदा था 1995 में,
और आपने खरीदा था इसको 5 लाख में, और 1 अप्रैल 2001 को इसकी वैल्यू है 6 लाख। तो अब आप कॉस्ट क्या लोगे, दोनों में से जो ज्यादा हो, यानी आपको कॉस्ट यहां माननी पड़ेगी 6 लाख। तो ये गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि बहुत पुरानी एसेट हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल तय कर दिया कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की कोई एसेट होगी तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट या 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा हो वो आपको एज ए कॉस्ट लेना पड़ेगा। देखिए, जब आप मशीन की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट, और वो इंडेक्स कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने तय कर रखे हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स कि वो कैसे होंगे। तो 2001-2 को गवर्नमेंट ने बेस ईयर लिया है और उस साल का इंडेक्स माना है 100 रुपए, 100 रुपए माना है गवर्नमेंट ने कि हाँ भाई ये इंडेक्स 2001 का है। और उसके बाद वही चीज 2002-3 में कितनी होगी थी, 105 की, यानी उस साल इन्फ्लेशन 5% का रहा होगा तो गवर्नमेंट ने 5% बढ़ा दिया। 2003-4 में फिर गवर्नमेंट ने बढ़ाया, उसको 109 कर दिया। 2004-5 में वही चीज 113 की हो गई, और जो हमारा 2019-20 है उसको याद कर लो, आज की डेट में वो 289 की मानी जाएगी। ये गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड है, इसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है ना। गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन के जो डेटा होते हैं उसके बेसिस पे, यानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2001-2 में यदि कोई एसेट 100 रुपए की थी तो वो 1920 में आके 289 की हो जाएगी, ये गवर्नमेंट मान के चलती है। देखिए, ये इन्फ्लेशन के जो इंडेक्स है ये कैसे तैयार होते हैं मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट के जो भी इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस होते हैं साल भर के, उसका अप्रोक्सीमेटली 75% जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशन मान के चलती है। तो जो भी जिस साल जितना भी इन्फ्लेशन होता है गवर्नमेंट उसका 75% जो है पिछले साल की रेट में जोड़ देती है। इस तरीके से गवर्नमेंट निकालती है। तो कुल मिलाकर आपको ये इंडेक्स हमेशा क्वेश्चन में दे रखे होंगे। जो लर्न करने हैं वो दो ही करने हैं आपको, एक तो 2001-2 का ये लर्न करना है 100 होता है, और एक 2019-20 का ये 289 होता है। ये दोनों इंडेक्स आपको याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं इंडेक्स की हेल्प से आप जो है इंडेक्स कॉस्ट भी निकालोगे और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकालोगे और इंप्रूवमेंट भी निकालोगे। सब इसी इंडेक्स की हेल्प से निकलेंगे। CII का मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, और ये सारे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं जो कि आपने यहाँ देखे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को ही शॉर्ट में CII कहते हैं। वो CII जो है वो आपके यहाँ काम आएंगे, पर इनको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको इजीली काम हो जाएगा। अब इसके लिए अपन देख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को एक बार पढ़ लीजिए। मिस्टर अमरचंद परचेज 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड फॉर 100 रुपी पर स्क्वायर मीटर 1998 में खरीदी थी। तो इसका मतलब 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो होना ही, और इसको 1800 रुपए पर मीटर में बेच दिया दिसंबर 2019, हमारा ईयर है 19-20, उसमें बेची है। फेयर मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 150 रुपए पर स्क्वायर मीटर। एक्सपेंडिचर जो बेचने में हुआ ब्रोकरेज वगैरह का वो हुआ 20,000। कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब देखो, क्वेश्चन में आपको कहा है कि 2000 स्क्वायर मीटर लैंड थी और 1800 रुपए में बेची है, तो 2000 इंटू 1800 की रेट है, तो ये आपका हो गया 36 लाख, ये आपका आ गया सेल प्राइस। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब लेस करनी है अपन को इसमें कॉस्ट, पर कॉस्ट है तो 100 रुपए, और क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले की है तो आपको मार्केट वैल्यू भी दे रखी है 150 रुपए। तो हमको कौन सी लेनी पड़ेगी, दोनों में से जो ज्यादा हो, तो हम 100 रुपए नहीं लेंगे, 150 लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी कॉस्ट हो गई, वैसे तो 2000 इंटू 100 करता तो 2 लाख आती, पर 2000 इंटू 150 करेंगे तो 3 लाख आएगी। हमें दोनों में से जो ज्यादा हो, क्योंकि 1/4/2001 से पहले की एसेट है, तो दोनों में से जो ज्यादा हो वो अपन को लेनी है, हम लेंगे 3 लाख। ठीक है, अब 3 लाख की आपकी कॉस्ट हो गई, 2 लाख नहीं है 3 लाख, इनटू करेंगे उस ईयर का इंडेक्स जिसमें आपने बेची है। तो हमारा करंट ईयर का इंडेक्स कितना है, 289। आपको यहाँ हमेशा 289 ही लेना है, क्योंकि 2019-20 का जो इंडेक्स है वो 289 है, मैंने आपको पिछले पेजेस में बता भी दिया था। डिवाइड करते हैं उस ईयर का इंडेक्स जिस ईयर में आपने खरीदी। तो ध्यान देना, आपने खरीदी कब थी, आपने खरीदी थी 1998 में, लेकिन आपके इंडेक्स चालू ही 2001-2 से होते हैं। देखो, इससे पहले के इंडेक्स तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में 2001-2 से पहले की कोई भी एसेट हो उसका इंडेक्स 100 ही मान सकते हो, उससे पहले का तो इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आपको 100 ही लेना पड़ेगा। तो ये डिवाइड बाय कितना होगा, 100। तो याद कर लो चीजों को, क्या
कि इनटू करना है उस ईयर के इंडेक्स में जिसमें आपने एसेट को बेचा है, यानी करंट ईयर हमारा वाला, और डिवाइड करना है उस ईयर के इंडेक्स से जिसमें कि आपने खरीदा था, लेकिन उसमें भी अगर 2001-2 से पहले की कोई एसेट हो तो फिर आप नीचे नहीं जा सकते, वो 100 का इंडेक्स आपको लेना ही पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 8,67,000। इस कैलकुलेशन से आपका आ जाएगा 8,67,000। एक तो ये कॉस्ट होगी, इसको आप चाहो तो बाहर लिख दो। और अगर कोई खर्चे हुए हैं बेचने के तो वो भी 20,000 रुपए के खर्चे लेस होंगे, वो भी बाहर लिख दो। कुल मिलाकर 36 लाख में से इन दोनों को लेस करने से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा 27,13,000। ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ऐसे आपको सॉल्व करना। देखो ये इंडेक्स जो है वो क्वेश्चन में नॉर्मली दे रखे होते हैं, बट 2-3 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैंने कहा था करंट ईयर का 289 होता है, याद कर लो, और 2001-2 का इंडेक्स 100 होता है, ये याद कर लो। बाकी जो इंडेक्स हैं वो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे, वो आपको याद नहीं करने, पर ये दो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखो इसको आप एक दूसरे तरीके से लिख के भी देख लो कि आपकी सेल वैल्यू कितनी है, 36 लाख। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली, हमने इंडेक्स कॉस्ट निकाली 8,67,000। लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कितने रुपए, 20,000। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 27,13,000। इतनी बड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख दोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2 लाख थी कॉस्ट प्राइस और 3 लाख थी फेयर मार्केट वैल्यू। हमें लेनी है दोनों में से जो ज्यादा हो, तो ज्यादा तो 3 लाख है ना, तो इंडेक्सिंग जो करेंगे फिर वो 3 लाख की करेंगे। तो 3 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 100, तो इंडेक्स कॉस्ट निकली 867। उस 867 को मैंने यहाँ लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं। What would the amount of capital gain if land referred in illustration number 1 was purchased by Amarchand? अगर ये 15 सितंबर 2008 को खरीदी होती 210 रुपए में, तो इस पे क्या फर्क पड़ता। देखो अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें, सेल वैल्यू तो वही 36 लाख रहती, बात है खरीदने की, और खरीदा आपने कितने में, 210 में। 2000 मीटर है, 2000 इंटू 210 हो जाता 420। तो उस कंडीशन में अब आप 420 की कॉस्ट को लेंगे, क्योंकि अब ये 14-2001 के बाद की एसेट है। विच एवर इज मोर का वैसे भी कॉन्सेप्ट अगर लगता तो 14-2001 से पहले का लगता। अब 420 इंटू 289 जो करंट ईयर का इंडेक्स है, डिवाइड बाय उस ईयर का इंडेक्स जिस साल आपने खरीदी थी, तो खरीदने का इंडेक्स ये दे रखा 137। वो 137 जो है, ये 137 आपको दे रखा है, वो 137 आपका यहाँ आएगा। तो देख लो इंटू 289 हमेशा हो रहा है जिस साल बेचा, डिवाइड बाय करते हैं उस ईयर का इंडेक्स, और इस बार इंडेक्स देखो दे रखा है 289, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, वो मैंने आपको कहा याद करना है। तो ये आपका आ गया 8,85,895, और आपका 20,000 का खर्चा हुआ, टोटल लिख दिया यहाँ 36 लाख में से इसको लेस किया, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहे हैं। श्रीमती कमला परचेज सर्टेन ज्वेलरी। ज्वेलरी मूवेबल एसेट है, पर्सनल एसेट है, बट ये एक्सेप्शन है, इसको टैक्सेबल कंसीडर होता है। 1,30,000 की खरीदी है 10 अगस्त 2005 को, ब्रोकर से खरीदी है, 3,000 रुपए की ब्रोकरेज भी पे की, और 20-10-2016 को श्रीमती कमला ने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी बाय द वे ऑफ गिफ्ट ऑफ डॉटर श्रीमती सुषमा को दे दी। ठीक है, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू आपकी 8,60,000 थी। अब श्रीमती सुषमा ने इसको बेचा, कितने बेचा, 1250 में। तो हमें तो सुषमा का कैपिटल गेन कंसिडर करना है, कमला का कंसिडर नहीं करना, तो कमला ने तो गिफ्ट दिया था, गिफ्ट के बदले में पैसे तो लिए नहीं थे। हाँ सुषमा ने बेचा है, तो सुषमा का सेल कंसिडरेशन है 12,50,000 रुपए, ये 12,50,000 रुपए सेल कंसिडरेशन हो गया। अब सुषमा ने ये खरीदी कितने की थी, तो सुषमा ने तो खरीदी नहीं थी, सुषमा को तो ये एसेट गिफ्ट में मिली थी, सुषमा को तो ये एसेट गिफ्ट में मिली थी। तो गिफ्ट की कंडीशन में रूल दूसरा हो जाता है, क्योंकि सुषमा की कॉस्ट तो है ही नहीं ना, सुषमा ने तो बेचा है और खरीदा था नहीं, खरीदा तो इसको गिफ्ट में मिला था। तो गिफ्ट की कंडीशन में कॉस्ट जो लेते हैं वो प्रीवियस ओनर की लेते हैं, और प्रीवियस ओनर थी कमला, और कमला ने से 1,30,000 प्लस 3,000 1,33,000 में खरीदा था, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है 1,33,000, तो हम यहाँ 1,33,000 लिखेंगे। इनटू करेंगे करंट ईयर का इंडेक्स जिस साल सुषमा ने इसे बेचा, क्योंकि हम सुषमा की बात कर रहे हैं,
डिवाइड करेंगे उस ईयर का इंडेक्स, ध्यान देना, डिवाइड करेंगे उस ईयर का इंडेक्स जिस साल ये एसेट जिस साल ये एसेट जिस साल ये एसेट प्रीवियस ओनर ने गेट की थी। ध्यान देना, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली है और प्रीवियस ओनर का ईयर लेंगे और उसी साल का इंडेक्स आपको दे रखा है 117, तो प्रीवियस ओनर की तो कॉस्ट ली है, ये दोनों ही प्रीवियस ओनर के हैं और 117 का इंडेक्स भी प्रीवियस ओनर का ही लिया है। इसको लेस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इसमें एक बात सोचने की और है कि श्रीमती कमला ने ये एसेट गिफ्ट दी थी 20 अक्टूबर 2016 को और इन्होंने बेचा है 15 जून 2019 को, तो ये 36 महीने हो ही नहीं रहे, ये तो लगभग 32 महीने ही हो रहे हैं। तो ध्यान देना, गिफ्ट की कंडीशन में प्रीवियस ओनर की ड्यूरेशन को कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब आपको कंपेयर इससे नहीं करना, आपको कंपेयर इससे करना है। अब ये 2019 और 2005 है, तो अब आपको ये 3 साल से ज्यादा हो गए, इसीलिए इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा कि गिफ्ट की कंडीशन में कॉस्ट प्रीवियस ओनर की लेंगे, ईयर भी प्रीवियस ओनर का ही लेंगे, और ईयर क्योंकि प्रीवियस ओनर का लिया है तो इसलिए एलटीसीजी है एसटीसीजी है वो भी तो प्रीवियस ओनर का ही देखना पड़ेगा। तो गिफ्ट की कंडीशन बड़ी अलग कंडीशन होती है, याद रखना है, इसमें सारे डेटा प्रीवियस ओनर के लिए जाते हैं, उसी से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। ये सब इसमें लिख भी दिया गया, देखो आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर आपको लिया गया है, ज्वेलरी बेसिस का 32 महीने ही रही है, बट उसमें ड्यूरेशन जो है वो भी प्रीवियस ओनर की ड्यूरेशन कंसीडर की गई है, ठीक है, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी आपका प्रीवियस ओनर का ही लिया गया है। तो गिफ्ट की कंडीशन में आपका तो कोई कॉस्ट है ही नहीं, आपका तो कोई ईयर है ही नहीं, सब चीजें जो है वो प्रीवियस ओनर की ही ली जाती हैं, ये याद रखने की चीज है।